नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ मैं आपके पास। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की मृदा। दोस्तों, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है और उसकी विशेषताएं सब मैं इस वीडियो में आपको नोट्स के माध्यम से समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे ये वीडियो बिना किसी वक्त गवाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ आती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है दोस्तों? किसी भी भूपृष्ठ पर मिलने वाले संगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति की योग से बनती है वह मिट्टी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा इसका बेसिक क्लियर करेंगे, बाद में जो है हम मेन पॉइंट पे आएंगे। तो दोस्तों, इससे आगे है हमारा, इसमें अनेक खनिज पदार्थ, जीवाणु, फफूंद और कीड़े मकोड़े रहते हैं। यह सभी मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। जिस मिट्टी में पौधे और फसलें आसानी से पैदा हो जाते उसे उर्वर मृदा, तथा जिसमें कोई भी पौधे नहीं उगते उसे अनुर्वर या ऊसर मिट्टी कहते हैं। सामान्यतः नदी घाटियों की मिट्टी उपजाऊ होती है। इसके विपरीत पर्वतीय और पहाड़ी पर स्थित अनुपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत कम महत्व होती है। मतलब दोस्तों, जो घाटियों की मिट्टियाँ होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। नदी और घाटियों के क्षेत्र में जो भी मिट्टी आती है वो उपजाऊ होती है। और इसके जस्ट उल्टा दोस्तों, जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसकी जो क्षेत्र में जो मिट्टी आती है वो अनुपजाऊ होती है। वो कृषि के लिए एकदम अनुपयोगी होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, शुरू करते हैं हमारे वीडियो बिना किसी वक्त गवाए। दोस्तों, आते हैं हम पहले मिट्टी के प्रकार की तरफ। पहली है दोस्तों रेतीली या बलुई मिट्टी। तो दोस्तों, इसके क्षेत्र देख लेते हैं पहले। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू तथा अन्य शुष्क प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये जो सूखे प्रदेश हैं यहाँ पे ये रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता, इसकी पहचान, तो मोटा कण होता है, इसमें नमी धारण की निम्न क्षमता होती है, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक लवणों की अल्पता तथा कैल्शियम लॉन की अधिकता तथा खरीफ की फसल में बाजरा, मोठ, मूंग आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। मतलब ये खरीफ की जो फसलें होती है, बाजरा, मोठ, मूंग, इनके लिए ये जो मिट्टी है वो उपयोगी होती है। इस मिट्टी में ये फसलें ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरी मिट्टी हमारी आ जाती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी दोस्तों, इसके क्षेत्र देख लेते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो इन क्षेत्रों में जो ये काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो बारीक कण होता है, इसमें नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की अल्पता तथा कैल्शियम एवं पोटास की पर्याप्तता, कपास व नकदी फसलों हेतु उपयोगी। ठीक है दोस्तों, ये जो मिट्टी है ये कपास एवं जो नकदी फसलें होती है, जिनको नकदी फसलों की का उपनाम दिया जाता है जिन फसलों को, उसके लिए ये मिट्टी उपयोगी होती है। इसके क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिए दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ और तथा दक्षिणी पूर्वी जो भी क्षेत्र आते हैं इसमें आते हैं। अगली मिट्टी है दोस्तों हमारी लाल दोमट मिट्टी। तो इसके क्षेत्र है दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो बारीक कण होता है, इसमें नमी धारण की अद्भुत क्षमता होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं कैल्शियम की अल्पता तथा पोटास व लोह तत्व की अधिकता होती है। और दोस्तों, ये जो मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, ये मक्के की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अगली मिट्टी हो जाएगी हमारी मिश्रित लाल काली मिट्टी। तो दोस्तों, मिश्रित लाल काली मिट्टी है जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। और इसकी विशेषता की अगर बात करें दोस्तों हम, तो मक्का और कपास की फसल के लिए ये उपयोगी होती है। बहुत ही शानदार ट्रिक जो नोट्स है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये याद करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो रहे होंगे। दोस्तों, अगली मिट्टी है हमारी मिश्रित लाल पीली मिट्टी। इसके क्षेत्र है दोस्तों अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही, इन क्षेत्रों में ये जो मिट्टी है वो पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारी मिट्टी आ जाती है ये
जलोढ़ कचहरी मिट्टी। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है दोस्तों, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। ये जो मिट्टी है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसके क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, कोटा है व बूंदी। तो इन क्षेत्रों में ये जो मिट्टी है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करें अगर दोस्तों, तो फॉस्फेट, कैल्शियम की अल्पता होती है, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन की बहुलता होती है, मतलब फॉस्फेट और कैल्शियम की जो इसमें कमी होती है और नाइट्रोजन की बहुलता अधिकता होती है। अत्यधिक जल धारण क्षमता होती है, इसमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और दोस्तों ये जो है वो गेहूँ, चावल, कपास तथा तंबाकू के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, अगली अगर हम मिट्टी की बात करें तो अगली मिट्टी है हमारी भूरी मिट्टी। तो भूरी मिट्टी के क्षेत्र है दोस्तों, भीलवाड़ा है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है व बनास का जो भी पर्वत क्षेत्र होता है वो ये भूरी मिट्टी के अंतर्गत वाला क्षेत्र है। इसकी विशेषता के अगर बात करें तो ये कृषि के लिए उपयोगी है दोस्तों, ये कृषि के लिए उपयोगी है। आगे हम इस मिट्टी की बात करें तो ये है दोस्तों अपनी सिरोजम मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी भी इसे कहते हैं। तो इसके क्षेत्र है दोस्तों, अरावली के पश्चिम में बांगड़ प्रदेश, जो भी पाली, नागौर, जालोर ये जो क्षेत्र है इसमें ये मिट्टी पाई जाती है, सिरोजम मिट्टी। तो इसकी विशेषता है दोस्तों, रंग इसका पीला भूरा होता है और उर्वरक शक्ति की कमी होती है, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की भी कमी होती है। यह है दोस्तों सिरोजम मिट्टी। आगे देखते हैं हम, आगे आ जाएगी हमारी लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी के क्षेत्र है दोस्तों बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और गंगानगर। तो इन क्षेत्रों में है जो लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो क्षारीय व लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण अनुपजाऊ होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्षार और लवण की मात्रा तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है। आगे की मिट्टी एक दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। तो इसके क्षेत्र दोस्तों सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर व अलवर का कुछ भाग। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में जो है पर्वतीय मिट्टी भी पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो मिट्टी की गहराई कम होने के कारण अनुपयोगी है दोस्तों। ये इसकी मिट्टी की गहराई कम होती है, इसलिए ये किसी भी काम की नहीं है, अनुपयोगी है। आगे दोस्तों हम छोटा सा बेसिक टॉपिक देख लेते हैं, एक मृदा अपरदन का। तो मृदा की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरण हो जाना मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी की 1 से 2 सेंटीमीटर परत जमने में या बनने में लगभग 2 शताब्दी का वर्ष लगता है, किंतु यह बनी बनाई मिट्टी कुछ ही समय में नष्ट हो जाती है, जिसका मुख्य कारण मृदा अपरदन है। दोस्तों मृदा अपरदन के मुख्य कारण हम अगर देखें तो आपके सामने है, अभी देखते हैं हम। ये हैं दोस्तों मृदा अपरदन के मुख्य कारण। तो देखते हैं एक एक करके। पहला इसका मुख्य कारण दोस्तों वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है वो मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मुख्य कारण है। अगला है दोस्तों वर्षों से पहले मरुस्थलीय अंधड़ आते हैं। जो वर्षा होती है, वर्षा से पहले जो भी मरुस्थलीय आंधी अंधड़ आते हैं वो भी मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं। कृषि के वैज्ञानिक तरीके हैं जो भी मुख्य मृदा अपरदन के कारण हैं। ढाल भूमि में जल की तेज धारकों से मृदा अपरदन भी होता है। और चारागाहों द्वारा अंधाधुंध चराई, भेड़ बकरियों द्वारा वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरकर उसे खोखला बना देना, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा झूमिंग या वालर कृषि करना। तो दोस्तों ये है कुछ मृदा अपरदन के मुख्य कारण। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।